ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सब लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन मैंने एक्सेल पे पेस्ट कर दिया है। दिस इज बेसिकली फैसलाबाद सर्जिकल सप्लाईज लिमिटेड। विंटर 2020 से ये क्वेश्चन जो है वो पर्टेन करता है। थोड़ा सा ओवरव्यू पिछली क्लास का करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने पहला क्वेश्चन पिकअप कर लिया था। दैट वाज बेसिकली समर 18 का क्वेश्चन किट सॉल्यूशंस के नाम से। और उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया हमने रेशियो एनालिसिस की मदद से। फिर हमने देखा कि उस बिजनेस यूनिट को बेचना फायदेमंद था या नहीं था। फिर उसके बाद हमने देखा कि उनके प्रोसीड्स को बेस्ट यूटिलाइज कहाँ पे किया जा सकता है, कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं। और ओवरऑल लेवल पे हमने इसकी प्रैक्टिसिंग और ओवरऑल लेवल उसका डिस्कशन देखा था। उसका लास्ट पार्ट रहता है, हम ये फैसलाबाद वाला क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला उसका वो लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है। टुडे इज 1 जनवरी 2001। आज हम अगला क्वेश्चन पिक करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमारी किन किन चीज़ों के बारे में टेस्टिंग हो रही है, हम इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स आर बेसिकली तीन रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे। असेस द रिस्क आइडेंटिफाइड इन द ड्राफ्ट रिस्क रजिस्टर एंड recommend and justify a suitable response to those risks. No calculations are required. एक रिस्क रजिस्टर इन्होंने हमें अपेंडिक्स 4 में दिया हुआ है। ये हमसे कह रहे हैं कि आप उस ड्राफ्ट रिस्क रजिस्टर के हिसाब से कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करें। ये बिजनेस रिस्क बेसिकली होंगे, ऑपरेशनल रिलेटेड रिस्क होंगे। ठीक है। फिर कहते हैं कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाउ एंड आफ्टर द प्रपोज्ड इंक्रीज इन बोरोइंग। एक्सप्लेन द assumptions implicit in calculating the impact of the borrowing on the WACC. ये इसने हमसे WACC की कैलकुलेशन करवाई है, which is more or less related to the BFD part. And then recommend a hedging strategy for the regular amounts payable to receivable from the Myanmar outsource partner. No calculations are required. कुछ hedging strategies के नाम और description के बारे में इसने हमसे पूछा है। कैलकुलेशंस वगैरह इसने नहीं की रिक्वायर्ड। कैलकुलेशन मुझे सिर्फ पार्ट बी में ही नजर आ रही है, विच इज ऑफ 9 मार्क्स। 5 मार्क्स का पार्ट ए और 4 मार्क्स का पार्ट मतलब बी का पार्ट 2। इसके अंदर इसने एक्सप्लिसिटली लिख दिया कि कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है, ओवरऑल लेवल पे एनालाइज करते हैं, देन उसके बाद हम इसकी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फैसलाबाद सर्जिकल सप्लाईज लिमिटेड FSSL is a manufacturer of high quality surgical tools that are listed on the Pakistan Stock Exchange 6 years ago. 6 साल पहले ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। The company has been one manufacturing site in Faisalabad. कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग साइट है फैसलाबाद में, has one manufacturing site in Faisalabad. The main head office is located on the same site as the factory, with the second office in Islamabad used primarily for meetings. FSSL sells surgical tools all over the world, with 90% of Islamabad used, with 90% of items being exported and invoiced in the customer's domestic currency. अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यार कंपनी जो है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड सर्जिकल गुड्स बेचती है। 90% आइटम इसका जो है वो एक्सपोर्ट होता है और कस्टमर को डोमेस्टिक करेंसी में इनवॉइस किया जाता है। एक्सपोर्ट्स की कंपनीज जब भी मेरे जहन में आए तो मेरे जहन में फौरन ये बात आनी चाहिए कि यार इन लोगों की जो रेवेन्यू मॉडल होता है, इनका जो बिजनेस मॉडल होता है, उसमें एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाए, मतलब रुपी अगर डेप्रिशिएट हो और डॉलर अगर एप्रिशिएट हो, तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने $2 का एक सर्जिकल टूल बेचा। वो $2 अभी पाकिस्तान में 150 रुपए के हिसाब से लेट से 300 के हैं, और आने वाले वक्त में अगर ये 165 हो जाता है तो बेटे बेटे आपके 30 रुपए इंक्रीज कर जाते हैं। सही है, बेटे बेटे 30 रुपए आपके इंक्रीज कर गए 15 रुपए फी डॉलर के हिसाब से। तो ये डॉलर की जो एप्रिसिएशन और रुपी की जो डेप्रिसिएशन होती है, जिसके ऊपर मतलब हमारी मुल्क कौम सियासतदान बहुत ज्यादा मेहनत करके इसकी इसकी हालत की है और यहाँ तक इसको लेकर आए, बहरहाल इसका एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होता है। ठीक है। अब FSSL has a world-class reputation for the quality of its surgical tools, commanding a 30% premium over the market average as a result. ये बहुत अच्छा सप्लाई करते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी होती है, हर चीज एवरीथिंग प्रॉपर। तो ये लोगों से प्रीमियम चार्ज करते हैं अपनी एडेड सर्विसेज का, विच इज 30%। ठीक है। The board is reviewing their formal risk management processes and have identified some new risk, but a course of action to address this is currently outstanding. The draft risk register containing these new risks may be found in Appendix 3. क्या रिस्क फाइंड किए जी? क्या रिस्क ऐसे हैं जो इनको नजर आ रहे हैं? एक रिस्क है being sued by a customer for faulty equipment supplied. This has not happened to date, but has happened to our competitors recently. हुआ ये है कि भाई ये कस्टमर इनको सू कर सकता है, ये एक पोटेंशियल रिस्क है। पोटेंशियल मतलब अभी एक्चुअलाइज नहीं हुआ, हो सकता है।
कस्टमर इनको सू कर सकता है फॉर फॉल्टी इक्विपमेंट। ज़ाहिर सर्जिकल इक्विपमेंट की बात है, मेडिसिन की इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर गलत सॉरी अगर गलत इक्विपमेंट आपने सप्लाई किया तो सूरत हाल कुछ ऐसी बनेगी कि जान का नुकसान हो सकता है। तो बहरहाल इसमें सू तो किया जा सकता है। दिस हैज नॉट हैपेंड टू डेट बट हैज हैपेंड टू आवर कंपेटिटर्स रिसेंटली हमारे कंपेटिटर्स के साथ इस तरीके से हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ होता है और हम कोई रॉन्ग इक्विपमेंट सप्लाई कर देते हैं तो बड़ा मसला होगा। ना कि सिर्फ उस कस्टमर का हमें रॉन्ग इक्विपमेंट बदलना पड़ेगा, बल्कि जिसको हमने ये बेच दिया है उससे हमें मार्केट में कॉल बैक करना पड़ेगा। Price of steel, which is a key raw material in our production processes, fluctuates significantly. बिल्कुल प्राइस स्टील की प्राइस इस तरह से होती है, इसको हेज किया जा सकता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। Myanmar operation may not work as expected. We have experienced of outsourcing, but we have not outsourced manufacturing specifically before. ये एक अलग किस्म का रिस्क है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो म्यांमार का कुछ डिस्कशन हो रहा है जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता। तो जरा क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सही, आगे कहते हैं द कंपनी हैज हिस्टोरिकली अ होलोड आउट स्ट्रक्चर वेयर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशंस हैव बीन आउटसोर्स्ड इंक्लूडिंग आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। कंपनी ज्यादातर काम अपनी क्या करती है, आउटसोर्स करके रखती है। ज्यादातर अपनी कोर फोकस ऑपरेशंस पे करती है, कोर फोकस सेल्स पे करती है। जो काम दूसरों के किए जा सकते हैं उनको आउटसोर्स कर दिए जाते हैं। जैसे कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है जब आपके गुड्स प्रिपेयर हो गए तो वहां से कस्टमर एरिया तक उस गुड्स को पहुंचाने, कस्टमर एरिया तक उस गुड्स को पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल लेके आना। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है फिनिश गुड्स को अपनी फैक्ट्री से कस्टमर की जगह तक लेकर जाना। ये लिख सकते हो। एक्सपोर्ट के केस में ये होता है कि हम जो शिप होती है, जिन्हीं पोर्ट होता है, पोर्ट तक माल पहुंचा के देता है। FSSL has a strategic partnership with the global logistics business that transports inventory from the factory in Faisalabad to the customer's premises on a just-in-time basis. There have been several complaints in recent months from customers about slow deliveries. An internal investigation by the company revealed that to manage their cost, the logistics service provider has been holding the company's inventory until sufficient deliveries could be gathered from elsewhere to justify the cost of delivery and vans and plane freight cost. Given the premium the company charges their customers, the company has decided to investigate bringing logistics in-house to ensure tight control over delivery items. भाई होता यह है कि ट्रांसपोर्टर की अपनी एक फिक्स कॉस्ट होती है। अब फॉर एग्जांपल एक 45 फीट का अगर कंटेनर है, वो कराची से ऊपर पेशावर की तरफ जा रहा है, तो 45 फीट के कंटेनर की भाई लाख सवा लाख रुपए तकरीबन कॉस्ट लग जाती है और ओवरऑल लेवल पे एक बड़ा अमाउंट जो है वो आपका खर्च हो जाता है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब ये करते हैं कि इंतजार करते हैं और कंसाइनमेंट्स का। ज़ाहिर ट्रक खाली जाए, भरा हुआ जाए, आपको एक चीज तो पता है कि यार आपके पैसे तो लगने, 1.5 लाख रुपए तो लगने, फ्यूल तो उतना ही लगना। ठीक है, थोड़ा बहुत कंटेनर का वेट नहीं होगा तो फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगी, ट्रक जो है वो थोड़ा तेज चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कॉस्ट बिल्कुल ही प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाए। प्रोपोर्शनेटली वो रिड्यूस नहीं होगी, थोड़ी बहुत बैरल उसके अंदर रिडक्शन आ सकती है। तो कर ये रहा है कि इंतजार करता है और फिर लोगों को गुड्स जो है वो लेट मिलते हैं। अब लोग तो प्रीमियम दे रहे हैं, 30% प्रीमियम उसका चार्ज हो रहा है और मतलब कंपनी अपने आप को बड़ा गॉडफादर समझती है इस फील्ड के अंदर। तो सूरत हाल ये कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कंपनी कह रही है कि भाई हम इसकी आउटसोर्सिंग नहीं करते, हम ये खुद बना देते हैं, खुद सॉरी ये लॉजिस्टिक्स वाला काम देख लेते हैं। हमारे अपने ट्रांसपोर्टर्स होंगे, अपनी गाड़ियां होंगी, हम अपनी गाड़ियों में सामान पहुंचा देंगे। ज़ाहिर वही बात है कि गाड़ियां आपको लीज पे निकलवानी पड़ेंगी, बैंक का रेंटल होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल होगा, ड्राइवर की सैलरी होगी, फ्यूल की निगोसिएशन होगी, गाड़ियों की मेंटेनेंस होगी, मेंटेनेंस के अलावा सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी चेक्स होंगे, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा जो आपको ट्रांसपोर्टर करके दे रहा होता है। सबसे बड़ी बात मगजमारी होगी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट वाला काम होता है, इनबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मेरा इसका एक वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है, मैं काम कर चुका हूँ। तो मतलब आई यूज्ड टू लुक लॉजिस्टिक्स का पोर्टफोलियो बैक इन यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड। जब मैं यूनिलीवर में था तो मैं उनका लॉजिस्टिक्स का पोर्टफोलियो देखता था। सबसे बड़ा मसला यही था कि यार लॉजिस्टिक्स जिस तरह के लोग पाकिस्तान में हैंडल करते हैं वो शायद अपना नाम भी सही तरीके से लिखते नहीं है, और चूंकि उनको एक सस्ते लेबर से काम कराने का फन आता है, आर्ट आता है, तो वो उस काम में डले हुए होते हैं। बहरहाल, डिस्पाइट हायर देन एवरेज सेल्स प्राइस, द कंपनी हैज रिलेटिवली लो मार्जिन्स ड्यू टू द हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इट यूजेस. In a bid to improve margins, the board is considering outsourcing manufacture of most of its product range to a reputable manufacturer in Myanmar. The Myanmar provider will be required to invest in machinery and training, but the company have agreed in principle to lend them the money rupees 500 million to enable them to invest. Further details of the proposed outsourcing
अरेंजमेंट आर प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स 1। कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो आउटसोर्स कर दें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को म्यांमार की एक रेप्यूटेबल कंपनी को। ये म्यांमार प्रोवाइडर, इसको ज़ाहिर मशीनरी ट्रेनिंग इन सब में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और इनके लिए बात इस तरह से हुई है कि भाई ये कंपनी म्यांमार वाली कंपनी को 500 मिलियन लोन पे देगी, और इसके बारे में कुछ डिटेल्स हमें अपेंडिक्स 1 में बताई गई हैं। क्या है वो अपेंडिक्स 1, आए देखते हैं। म्यांमार आउटसोर्स प्रपोजल, म्यांमार प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपनी का नाम है, ठीक है। स्कोप क्या है, 75% ऑफ प्रोडक्ट रेंज बाय वैल्यू वो प्रोड्यूस करेगा। 5 साल का टर्म होगा, नोटिस पीरियड 1 ईयर, 1 जनवरी से स्टार्ट लेना है। सेटअप क्या चीज है भाई, सेटअप का मतलब सेटअप कॉस्ट, द कंपनी टू लैंड 500 मिलियन 8% पर एनम इंटरेस्ट, कैपिटल रीपेबल इन मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर 3 ईयर्स। 3 साल की इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भारत इसको पे किया जाएगा। मंथली इंस्टॉलमेंट्स 3 साल का मतलब हो गया 36, जो आपकी पावर लगती है एनवीटी वाले फॉर्मूले में वो 36 लगती है, और इंटरेस्ट रेट को अकॉर्डिंगली आप 8% से डिवाइड कर देंगे तो आपका रीपेमेंट स्केड्यूल ये पूरा बन जाएगा। द कंपनीज हेडकाउंट इम्पैक्ट 60% ऑफ फैसलाबाद फैक्ट्री वर्कर्स टू बी मेड रिडंडेंट। ज़ाहिर है यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई, जब म्यांमार चली गई तो आपके अपने बंदे फारिग हो गए। विद द ऑप्शन फॉर 5 to 10% ऑफ दोज एट रिस्क ऑफ रिडंडेंसी टू रिलोकेट टू म्यांमार फॉर द इनिशियल 5-year कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इनको निकाल दिया जाएगा, इनमें से 5 से 10% लोग वो होंगे जिनको बहरहाल म्यांमार रिलोकेट किया जाएगा शुरू के 5 साल के लिए, ताकि वो वहां पे सब चीज बनाने में उनकी हेल्प कर सके, उन्हें बता सके, समझा सके, ठीक है। आगे क्या कहता है, A significant amount of funding will be required for both the in-house logistics and outsourced manufacturing proposals. एक बहुत बड़ी फंडिंग ज़ाहिर आपको चाहिए होगी। लॉजिस्टिक्स आप इन हाउस कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 950 million in total. The company intends to borrow the funds from a bank repayable over a 10-year term at an annualized rate of 7.042% per annum. The directors are concerned about the impact this increase in gearing could have on their cost of capital. Details of current finances are provided in Appendix 2. Appendix 2 में इन्होंने कुछ इस तरह की चीजें और दी हुई, क्या है जी वो, अभी फिलहाल इन्होंने अपनी बैलेंस शीट वगैरह दी हुई है, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स बताएं, करंट एसेट्स बताएं, नेट बता दिए, करंट लाइबिलिटीज इसमें माइनस हुई है, शेयर कैपिटल बताया, रिटेन अर्निंग्स बताएंगे, टोटल इक्विटी, टीएफसीज बताएं, टोटल इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट आपके सामने आ रहा है, ठीक है। All right. Share capital consists of shares with a nominal value of ₹100 and a market value of ₹375 cum dividend at close of business 31 December 2010. A dividend of ₹25 per share is due to be paid on 3rd January. Share price is expected to grow at the same rate as historical dividends. Historical dividends की इन्होंने हिस्ट्री दी हुई है, और यहाँ पे जो है ओवरऑल लेवल पे अमाउंट बताया है। मुझे बताओ डिविडेंड की जो मार्केट वैल्यू लेते हैं वैक कैलकुलेट करने के लिए, वो क्या लेते हैं, एक्स डिविडेंड लेते हैं, कम डिविडेंड लेते हैं? जी भाई, वासिफ कहते हैं एक्स डिविडेंड लेते हैं। कितने लोग अग्री करते हैं? नवीद कहते हैं सर एक्स डिविडेंड लेते हैं। एक्स डिविडेंड क्यों लेते हैं सर? इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसको हम 1+G डिविडेंड की ग्रोथ से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। डिविडेंड की ग्रोथ से बहरहाल मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। डिविडेंड जो डी नॉट होता है हमारा लेटेस्ट डिविडेंड होता है, तो बहरहाल मार्केट वैल्यू के अंदर आपको उसका इंक्रीज देने की जरूरत नहीं है। मार्केट वैल्यू इटसेल्फ इन तमाम डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू का नाम है। मार्केट वैल्यू इन तमाम डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू का नाम है, तो ऑलरेडी उसके अंदर एक डिविडेंड को शामिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलें जी। The TFCs have a nominal value of 10,000 each. ये यहाँ पे TFCs आ रही हैं 5%, 625 मिलियन की TFCs हैं। 10,000 each nominal value है। Pay interest on 31 दिसंबर each year and are irredeemable. Irredeemable debt है सर, इसके ऊपर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। They are currently priced at ₹7,100 per TFCs ex interest. अभी की मार्केट वैल्यू दी हुई है। इसके अलावा डिविडेंड पर शेयर की हिस्ट्री मौजूद है। 2006 में क्या था, 7 में क्या था, 8 में क्या था, 9 में क्या था, 10 में क्या था, 11 में क्या था, ये पूरी हिस्ट्री इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। There was a share split of 2-for-1 in early W9. यानी ये जो आपके पास 3rd Jan W9 आ रहा है, यहाँ पे शेयर स्प्लिट हुआ था। इससे पहले 2 शेयर थे, अब वो बेसिकली 1 शेयर था, वो अब यहाँ पे 2 में कन्वर्ट हो गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे डबल हो गए होंगे इधर।
तभी आपको ये डिक्लाइन भी बहुत बड़ा नजर आ रहा है, 35 से 25 जा रहा है। हालांकि अगर लाइक टू लाइक कंपैरिजन करें तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 होगा, या 35 डिवाइड बाय 2 17.5 होगा। 17.5 को 20 से कवर करो तो ग्रोथ हुई है, डी ग्रोथ नहीं हुई है। हमें इसको ठीक करना होगा और ठीक करके फिर ग्रोथ निकालनी होगी। इंडस्ट्री एवरेज गियरिंग लेवल, डेट इक्विटी प्लस इक्विटी 30% बाय मार्केट वैल्यूज। इंडस्ट्री में जो एवरेज गियरिंग लेवल चल रहा है वो 30% चल रहा है। डेट बीटा 0 अज्यूम करोगे, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 29% अज्यूम करोगे। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है असेस द रिस्क आइडेंटिफाइड इन द ड्राफ्ट रिस्क रजिस्टर एंड रेकमेंड एंड जस्टिफाई अ सूटेबल रिस्पांस टू दोस रिस्क, कैलकुलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। ये रिस्क आपके सामने है, इसके बारे में हमें क्या बताना है? इसके बारे में हमें बताना है एक सूटेबल लेवल का रिस्पांस इन रिस्क के अगेंस्ट, ताकि कंपनी अपने रिस्क को मिटिगेट कर सके। इन तमाम रिस्क को पढ़ो, मैं 5 मिनट दे रहा हूं, अपने पॉइंट छोटे छोटे बुलेट फॉर्म में जॉट डाउन करो या पैराग्राफ को ड्राफ्ट कर लो। मैं 5 मिनट बाद इसको डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं।
जी भाई, एनी थॉट्स, एनी आइडियाज ऑफ रिक्वायरमेंट वन? मैं वो रिस्क रजिस्टर भी खोल लेता हूँ। रुबास कहते हैं सिर्फ रिस्पॉन्स टू रिस्क वन, डेवलपिंग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट टू इंश्योर दैट सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है डिस्कार्ड। पहले वाले की प्रोबेबिलिटी बताओ रुबास, तुम्हें क्या लगता है कितना लाइकलीहुड है कि ये हो सकता है? व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी? मॉडरेट और लो? नॉट इवन मॉडरेट, लो रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है। रीजन बीइंग, हमारे साथ नहीं हुआ, ये किसी और के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं हुआ। और वो भी एक ही इंस्टेंस है जो पास्ट में इनको पता चला है, वो भी किसी और के साथ। इट कुड बी एक्सीडेंट एज वेल। ये अपनी तो इनके प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी है, ये 30% प्रीमियम चार्ज करते हैं उस पर, और कस्टमर उन्हें खुशी खुशी वो प्रीमियम पे भी करता है। तो इस हिसाब से इनकी अपनी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही लो है। प्रोबेबिलिटी बेशक लो है, लेकिन मुझे बताओ अगर ऐसा हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हाई या लो? एक्सेलेंट एवरीवन, इम्पैक्ट वुड बी हाई। बिल्कुल सही बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी लो होगी लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो बहरहाल हाई होगा। देर एक्सपोर्टिंग इंटरनेशनल, इनकी रेपुटेशन खराब होगी, इंटरनेशनल मसाइल होंगे, बाहर की कंट्री में हो सकता है कोई फॉरेनर मर जाए तो बोलेंगे मुल्क दहशत गर्द कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह की कई हजार मसले जो है वो खड़े हो सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी इज लो, इम्पैक्ट इज हाई, एंड एक्शन कुड बी, तुम लोगों ने बिल्कुल सही बताया जो भी एक्शन बताएं। इंश्योरेंस, ठीक है। Q&A डिपार्टमेंट, ठीक है। कंटिन्यूअल ऑडिट्स, कंटिन्यूअल मतलब वक्फे वक्फे से, कंटिन्यूअल ऑडिट्स, ठीक है। स्ट्रिक्ट गवर्नेंस, एक कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसकी एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हुए 4 में से 2 लोग मर गए और बाकी 2 लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। उन्होंने अपनी कंपनी के सप्लाई चेन के हेड को ही नहीं, सप्लाई चेन के वीपी को भी फारिग कर दिया। सप्लाई चेन का वीपी भी फारिग हुआ, सप्लाई चेन का हेड भी फारिग हुआ, जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन वगैरह सारी चीजें देखते थे। प्लस उस फैक्ट्री का जो लीड इंजीनियर था उसको फारिग कर दिया। 3-4 लोगों को तरीके से निकाला, बाकी सारे लोगों के कान वो हो गए कि भाई अब हमें जो है वो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये बहरहाल ये चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल सही, सही जा रहे हो भाई लोग, सही जा रहे हो। अब बताओ इधर का क्या सीन है, सेकंड वाला, प्राइस ऑफ स्टील विच इज अ की रॉ मटेरियल इन आवर प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली। सर इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई है और इसका इम्पैक्ट भी हाई है। क्यों? ये इंटरनेशनल मार्केट में होता है, ये जो प्राइसेस ऑफ स्टील हैं बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट से ड्राइव होती हैं। तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मार्केट में जहां पे किसी ने होर्डिंग शुरू की, सप्लाई कम हुई, डिमांड बढ़ गई, उधर प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इस वक्त कोयले का यही हाल है, पेट्रोलियम का यही हाल है। अरब कंट्रीज ने सप्लाई को मैनेज किया हुआ है, डिमांड जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है कोविड की वजह से, वो अपने कोविड के जमाने का लॉस जो है वो कवर कर रहे हैं। और आप देखें ऑयल की प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। सप्लाई उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड रखी हुई है, डिमांड अपनी जगह पे इंक्रीज कर रही है, प्राइसेस उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया है। ठीक है। अब ये वाली सिचुएशन में, जो ये स्टील वाली सिचुएशन है, इस स्टील वाली सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इसके लिए अच्छे रिस्पॉन्सेज क्या हैं? हाँ भाई, बिल्कुल सर, हेजिंग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस। फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये सारी चीजें अपनी जगह पर इसके रिस्पॉन्स में आ सकती है, ये सब चीजें हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, हेजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये तीनों हेजिंग है। फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शंस, ये तीनों ही तीनों हेजिंग में आती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली एक्सचेंज पर किया जाता है। फॉरवर्ड किसी इंडिविजुअल के साथ किया जाता है, जैसे आपको सप्लायर के साथ करना है तो आप फॉरवर्ड करोगे,
आपको अगर कमोडिटी मार्केट के एक्सचेंज पर उसको हेज करना है तो आप फ्यूचर्स में करोगे, और अगर आपको ऑप्शंस में करना है आप ऑप्शंस में करोगे। प्लस ऑप्शंस में भी दो टाइप्स होती हैं, एक आपका ओटीसी होता है और एक एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस होता है। इन दोनों का भी बहरहाल देखा जा सकता है। ओन प्रोडक्शन भी कर सकते हैं? नहीं भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता। स्टील का प्लांट पता है तुम्हें कितने का लगता है? अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। स्टील बनाना और टैंक जूस बनाने में बहुत फर्क है। टैंक जूस होता तो हम कहते कि यार ठीक है, समझ में आती है बात। स्टील के बारे में नहीं बोल सकते हम, ओन प्रोडक्शन नहीं हो सकती। कंपनी का पूरा मॉडल चेंज हो जाएगा, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, हर चीज चेंज हो जाएगी। विजन चेंज हो जाएगा, जिसपे वो फोकस करेगी वो निकल जाएगा हाथ से। तो ये नहीं हो सकता। ऑल्टरनेट सोर्स कैसे देखोगे? वहां सिर्फ इंटरनेशनली प्राइस ड्राइव हो रही है। किसी को भी पता है कि अगर आलमी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई हैं, वो तुम्हें सस्ता क्यों देंगे? कोई भी तुम्हें सस्ता नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है। म्यांमार वाली चीज भाई, प्रोबेबिलिटी बताओ, इम्पैक्ट बताओ। फातिमा कहती हैं सर, डोंट वी हैव टू जस्टिफाई इफ वी आर सजेस्टिंग एनी एक्शन? नहीं, जस्टिफिकेशन से क्या मुराद है? यहाँ पर कोई कैलकुलेशन तो नहीं बतानी। एक्शन में जो हम चीजें बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल है ना, हम दो दो लाइन में लिखेंगे, एक एक दो दो लाइन में हम लिखेंगे, तो वो प्रैक्टिकल सी बात है। नवीद ने बोला सर ये म्यांमार वाले चीज के अंदर जो इम्पैक्ट, आई मीन जो प्रोबेबिलिटी है वो लो है। क्यों भाई, म्यांमार वाले क्या गलत नहीं कर सकते? हाँ भाई, क्या समझ में आता है? लो टू मॉडरेट मेरे हिसाब से हाई रिस्क है। आपने कभी म्यांमार वाली इस कंपनी के साथ पहले काम किया है? नहीं। क्या आप इसको प्रैक्टिकली जानते हैं? नहीं। क्या आपका आउटसोर्सिंग का पहले का एक्सपीरियंस है? नहीं। क्या आपको इसमें काम किस तरह किया जाता है इसका आइडिया है? नहीं। क्या आपने पहले की भी आउटसोर्सिंग करते वक्त इसका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है? आपको पता है क्वालिटी की कौन सी पॉलिसीज रखी जाती हैं, डिलीवरी स्केड्यूल किस तरह सेट किया जाता है, कैसे उनके ऑडिट्स किए जाते हैं, कैसे उन पर नजर रखी जाती है, कैसे उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो कुछ गलत करेंगे तो हम उन्हें पकड़ लेंगे? नहीं भाई, हमें ये कुछ भी नहीं आता है। तो प्रोबेबिलिटी भी हाई है और इम्पैक्ट भी हाई है। इसका एक्शन क्या होना चाहिए? पेनल्टी क्लॉज। अब्दुल कहते हैं सर ये हम चेक करेंगे आउटसोर्सिंग से पहले, तो यही तो चेक करना है। अभी रिस्क मौजूद है, रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे तो उस पर काम करेंगे। ऑपरेशन ओवरसाइट कमेटी फॉर म्यांमार है भाई, तुम लोग बहुत टेक्निकल हो गए हो। हाँ, ये तैयब ने बिल्कुल सही रिस्पॉन्स बोला। सर सबसे पहले लो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट्स दें उनको, उसने लो पीरियड लिखा है, लो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ उठा के 75% दे दें। भाई ऐसे नहीं होता, पीस मील। पीस मील समझते हैं? आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें, ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये आप इस तरीके से पूरा प्रोडक्ट उठा के साथ दे देंगे, ये नहीं हो सकता। ठीक है। फिर पेनल्टी क्लॉजेस फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्शन। ठीक है। स्ट्रेटजी फॉर पीरियोडिक ऑडिट्स, क्वालिटी ऑडिट या कंसल्टेशन फ्रॉम इंटरनेशनल फर्म्स। वो बता सकेंगे म्यांमार की सही हालत क्या है। हमें फर्म से ओपिनियन लेना चाहिए, वो हमें बताएंगे भाई म्यांमार की इस कंपनी की एक्चुअल में क्या हालत है और ये कितने ज्यादा एक्यूरेट है, अपफ्रंट है अपने काम में। कंप्लायंस ऑडिट बिल्कुल, स्ट्रेटजी फॉर पीरियोडिक कंप्लायंस ऑडिट्स। ठीक है जी। क्वालिटी से कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्वांटिटी से कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड आपका मेंटेन किया हुआ है नहीं किया हुआ, ये सारी चीजें भारत। तो इस तरह की सारी चीजों का आपने जो है वो भारत ख्याल रखना है और इन एक्शंस को जो है वो मद्देनजर रखना है। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 5 नंबर का पहली रिक्वायरमेंट वाला एरिया हो गया मुकम्मल।
अच्छा ये भी एक अच्छा रिस्पॉन्स है, अब्दुल लिखा हुआ है इनके नाम में। स्मॉल डिपार्टमेंट इन म्यांमार फॉर ओवरसाइट। आप अपने कुछ बंदे वहां छोड़ दो, तो वो कह रहे हैं कि 5 से 10% बंदे हम अपने वहां पर ले जाएंगे 5 साल के लिए। तो ठीक है, ये तो समझ में आता है, मतलब एक डिपार्टमेंट सेटअप हो रहा होगा तभी वो बंदे लेके जा रहे हैं, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्वेश्चन में। सही है। अच्छा इसके बाद कहता है कैलकुलेट द वैक। अब ये हमारे एशियंस का सबसे फेवरेट पार्ट है सर, कैलकुलेशन आ गई, कैलकुलेशन हम तो इसी के पीछे रहते हैं। वैक कैलकुलेट करो नाउ एंड आफ्टर द प्रपोज्ड इंक्रीज इन बोरोइंग। इनकी बोरिंग इंक्रीज हो रही है 950 मिलियन से, ये लिखा हुआ लास्ट पैराग्राफ में। इनकी बोरिंग इंक्रीज हो रही है 950 मिलियन से। अभी का वैक निकालना है और बाद का वैक निकालना है, दोनों को निकाल के चेक करना है क्या सूरत हाल रहती है। तुम्हारा 7.042% का इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर, इस बोरिंग के ऊपर, और ये इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है। शेयर कैपिटल बताया हुआ है 250 मिलियन का है, 100 मिलियन की नॉमिनल वैल्यू है, तुम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो, ठीक है। मार्केट वैल्यू बताई हुई है। इसके अलावा जो है वो इसमें डिविडेंड की प्राइस ऐड हुई हुई है, उसको तुम माइनस कर दोगे। पुरानी ग्रोथ के लिए इसने बेसिकली ग्रोथ रेट, कूपन रेट नहीं कहेंगे, वहां सिर्फ बैंक लोन है मेरा ख्याल है, तो बैंक लोन है तो बैंक का इंटरेस्ट कहेंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है। सही है। इसके बाद क्या कहते हैं जी, 25 रुपए आ रहे हैं मार्केट वैल्यू में, वो तो माइनस कर दोगे। इसके बाद जो है वो शेयर प्राइस की ग्रोथ उसी हिसाब से एक्सपेक्टेड है जिस हिसाब से हिस्टोरिकल डिविडेंड्स है, हिस्टोरिकल डिविडेंड से ग्रोथ निकल आएगी। क्या निकलेगा सर, के ई निकलेगा। के ई कैसे निकालेंगे हम, के ई निकालेंगे सर हमारे नॉर्मल वाले फॉर्मूले से, जिसमें हम क्या करते थे, हम ग्रोथ कैलकुलेट करते थे, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था के ई का, मैं तुम लोगों के लिए लिख देता हूँ। के ई इज इक्वल्स टू डी नॉट, डी नॉट वाज द लेटेस्ट डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, और ये पूरे कंपोनेंट के साथ प्लस जी, 1 प्लस जी डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी, डी नॉट इससे मल्टीप्लाई हो रहा था। ऐसे ही था भाई, कि सारे लोगों को फॉर्मूला याद है ये, वरना मैंने फॉर्मूला बुक तुम्हें व्हाट्सएप पे शेयर की हुई है, उसमें भी फॉर्मूला देखना चाहो तो देख सकते हो। भाई यस लिखो, यस, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, जितने लोग क्लास ले रहे हैं सारे लोग यस लिखें। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अब आपकी ग्रोथ कैलकुलेट करनी है, वो कैसे किया जाएगा सर, ग्रोथ हम केगर के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। आपका लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड, ठीक है, रेस टू दी पावर, ये रेस टू दी पावर एक्सेल में इस तरह से होता है, 1/टाइम -1, ठीक है। ये आपका केगर का फॉर्मूला है, ग्रोथ का फॉर्मूला है। ग्रोथ निकल आएगी, के ई के अंदर पुट इन करोगे, के ई निकल आएगी। के ई आपका एक तरफ डन हो गया, फिर आप डिविडेंड, फिर आप सॉरी इंटरेस्ट निकालोगे, केडी निकालोगे। केडी के लिए इसने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इसने आपको बताया कि भाई टीएफसी के ऊपर कूपन रेट है 5% का, इन टीएफसी की नॉमिनल वैल्यू 10,000 है, इनके ऊपर इंटरेस्ट आप एक दफा पे करते हो साल में 31 दिसंबर को, और ये इररिडीमेबल है। इररिडीमेबल डेट की केस में हम क्या करते थे, केडी निकालने के लिए अगर हमारे पास मार्केट वैल्यू गिवन हो 7,100 की मार्केट वैल्यू है, नहीं ये इररिडीमेबल है, रिडीमेबल नहीं है। आईआरआर निकलता था रिडीमेबल की केस में। सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, ये आपका निकल आएगा। वासिफ ने बहुत अच्छी बात की है मुझसे, ये मैं शायद ये तुम लोगों को अभी बताया नहीं। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि सर वो डिविडेंड वाले केस में वहां पे एक एस्टेरिक बना हुआ है कि शेयर स्प्लिट हुआ था, इन्होंने जो है वो 1 का 2 कर दिया था, डबल शेयर हो गए थे, तो पुराने वाले डिविडेंड को डिवाइड बाय 2 कर देना। ये 31 जो तुम लेटेस्ट ओल्डेस्ट डिविडेंड लोगे ना, ओल्डेस्ट डिविडेंड को डिवाइड बाय 2 कर देना, 31 डिवाइड बाय 2, 31 को डिवाइड बाय 2 करोगे 15.5 आएगा। 15.5 से डिविडेंड ग्रो हुआ है 20 पे, फिर 22 पे, फिर 25 पे, तो 15.5 से 25 तक ग्रो हुआ है। कितने साल लगे हैं, 1 2 3 4 5, ये क्लोजिंग एंड है W6, 1 2 3 4 5, 5 साल में ये डिविडेंड आपका 15.5 से 25 पे गया, ये आपकी ग्रोथ निकल आएगी। इसी तरीके से टीएफसी का दिया हुआ तो आप केडी निकाल लोगे, और फिर उस केडी की बेसिस के ऊपर आप वैक कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। वंस आपका वैक कैलकुलेट हो गया, अच्छा फिर इस टीएफसी के ऊपर अगर न्यूमरेटर में इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स ले रहे हो तो पोस्ट टैक्स केडी आएगा, प्री टैक्स ले रहे हो तो प्री टैक्स केडी आएगा। प्री टैक्स केडी आए तो 1 - टी से मल्टीप्लाई करके पोस्ट टैक्स कर देना, और अगर न्यूमरेटर में पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट लोगे तो पोस्ट टैक्स ही आएगा।
क्या इन्होंने हमें यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ है जी? 29% कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है जी। ये आपका केडी निकल आया, केई निकल आया, आप एग्जिस्टिंग वैक निकाल लो। फिर उसके बाद उसने बोला है कि 950 मिलियन का डेट इसमें ऐड कर दो, और डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट देना है वो भी आपको उसने बता दिया है। 950 मिलियन आप ऐड करेंगे डेट में, और नया जो इस रेट पे डेट मिल रहा है वो करेंगे, और फिर इस तरीके से नया वैक निकालेंगे। लेकिन जब आप नया डेट लेंगे, जब आप नया डेट लेंगे तो आपकी केई चेंज हो जाएगी, आपकी केई चेंज हो जाएगी। और आपको याद हो तो हम इस तरह से करते थे कि केई ऑफ अ गेट कंपनी is equals to KE of an ungate company plus debt into 1 minus T upon equity multiplied by KE of an ungate company minus KD. KE of an ungate company minus KD. सर यहाँ पे क्या सूरत हाल है? यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी गेयर्ड है। एमएम थ्योरी का फॉर्मूला लिखा है मैंने। यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी गेयर्ड है, वी नो कि कंपनी गेयरिंग की तरफ है, ऑलरेडी कंपनी में गेयरिंग आ रही है। तो इधर हमें क्या करना होगा? इधर हमें पहले गेट से अनगेट पे जाना होगा, और फिर अनगेट से दोबारा नई वाली गियरिंग पे वापस आना होगा। गेट से अनगेट पे जाने का क्या तरीका होगा? सर जो ऊपर आप केई कैलकुलेट करेंगे वो गेट केई होगी, क्योंकि तब कंपनी के पास डेट है। इससे पहले आप अनगेट की केई पे जाएंगे। जब अनगेट की केई आपको मिल जाएगी तो फिर उसको आप रीगेयर करेंगे नए वाले डेट के हिसाब से, और आप नई वाली गेट केई निकालेंगे। क्या जो मैं सब बात समझा रहा था समझ में आ रही है? देखो जो यहाँ केई निकलेगी ना इधर, ये गेट केई है। ठीक है, इसको रख के इसी फॉर्मूले की मदद से, दिस वन, इसी फॉर्मूले की मदद से आप निकाल लोगे केई ऑफ अ अनगेट कंपनी, और फिर इसी अनगेट कंपनी की केई को रख के आप नई वाली गियरिंग लोगे, और नई वाली गियरिंग की मदद से आप निकालोगे केई ऑफ अ गेट कंपनी विद द न्यू डेट। ये नई वाली केई आ गई, पुराने वाले डेट आ गए, नए वाले डेट आ गए, सब मिला के आप रिवाइज बैक निकालोगे। 10 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से कैलकुलेट करो। एवरीवन शुड ट्राई। गलत हो मसला नहीं है, कैलकुलेट तो मैं सही करवा दूंगा। गिविंग यू 10 minutes, गिव इट अ ट्राई। अरे मियाँ, जब सवाल में उसने टैक्स दे दिया है वासिफ, तो तुम विद टैक्स ही करोगे ना, विदाउट टैक्स क्यों करोगे भाई?
जी भैया, अभी डन कैलकुलेटिंग इट। एग्जिस्टिंग वैक तो निकल गया होगा, करंट वैक। अगर किसी ने कैलकुलेट कर लिया तो वो बता सकते हैं। नहीं यार, वैक 5.6 नॉट पॉसिबल। इतनी तो ग्रोथ भी नहीं है। नहीं नहीं, तुक्के लगा रहे हो तुम लोग सब। आओ सॉल्व करते हैं इसको। करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा? इक्विटी और डेट। सही है। हमारे पास इक्विटी है एंड बॉन्ड्स है। ठीक है। इक्विटी और बॉन्ड्स दोनों की हमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंस देखनी है, दोनों की मार्केट वैल्यू देखनी है। ठीक है। हमें इनकी यहाँ पर चाहिए मार्केट वैल्यू, हमें चाहिए कॉस्ट, यानी केडी और केई चाहिए। ठीक है। इक्विटी की मार्केट वैल्यू की अगर बात करें तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो, आपका शेयर कैपिटल है 250 मिलियन का, सही है, और आपकी नॉमिनल वैल्यू है 100 मिलियन की। 250 मिलियन का शेयर कैपिटल, नॉमिनल वैल्यू आपकी 100 रुपए की, तो आप 250 डिवाइड बाय 100, ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, विच इज 2.5 मिलियन। ठीक है। इन 2.5 मिलियन शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी बताई जा रही है? सर ये बताई जा रही है 375, या हम इसको उसमें ही रखते हैं, मिलियन में ही रखते हैं, जिसके लिए मिनट सारी कैलकुलेशन पर मिलियन में ही करते हैं। ठीक है। आपका शेयर कैपिटल है 250 का, इसको डिवाइड कर दो 100 से, विच इज द नॉमिनल वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दो 350 से। मार्केट वैल्यू आपकी 375 है, इसमें 25 रुपए के डिविडेंड का इम्पैक्ट पड़ा हुआ है ऑलरेडी। 25 रुपए के डिविडेंड का इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये 350 हो जाएगा। हेंस द मार्केट वैल्यू बिकम्स 875। अगर टीएफसी की बात करें तो टीएफसी की मार्केट वैल्यू दी हुई है, जी सर 7100 दी हुई है। टीएफसी की बुक वैल्यू कितनी है? 625। डिवाइड कर दो इसको एक की नॉमिनल वैल्यू से, वो कितनी है? 10,000। मल्टीप्लाई कर दो किससे? मार्केट वैल्यू से, विच इज 7100। ये हो गया 875 और 443.75। ठीक है। ये ओवरऑल लेवल पे आपकी इक्विटी। और हाँ, ये जो लास्ट वाला आया है 13 पॉइंट समथिंग, ये बैग कुछ सेंस बना रहा है, इतना होना चाहिए मोटा मोटा। आओ देख लेते हैं, मसला नहीं है, खैर अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टीएफसी का जो हमारी केडी की कैलकुलेशन है वो कितनी है। केडी के बारे में हमें एक चीज पता है कि यार इंटरेस्ट इंटू 1 - टी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, दैट्स द केडी बेसिकली। तो हमें बस केडी आ रहा है। इंटरेस्ट कितना होगा सर यहाँ पे? इंटरेस्ट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो 625 का 5% बनता है। 625 का 5%, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। इंटरेस्ट 625 का 5%। ठीक है। अगर मैं 1 - टी की बात करूं तो 1 - टी का क्या मतलब है सर? 1 - 0.29, 29%, 0.29। तो ये बन गया आपका तकरीबन 71%। सबसे पहले तो आप पोस्ट टैक्स करो इंटरेस्ट को, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करोगे, ये पोस्ट टैक्स हो जाएगा। अब मार्केट वैल्यू ले लो, वो कितनी है? 7100। मार्केट वैल्यू 7100। इन दोनों को आपस में कर दो डिवाइड, केडी आ जाएगा। अच्छा हाँ सही है, ये मिलियन में है, 625 मिलियन है।
एक मिनट, यहाँ पे जीरो की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है, इसकी मिनट। इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही लगता है भाई। 10,000 रुपये पे इंटरेस्ट लग रहा है एक, हाँ 10,000 नॉमिनल वैल्यू है ना, मैं टोटल ले रहा था। 10,000 के ऊपर 29% लगा, 5% लगा दो, ये तुम्हारा 5% बन जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट, विच इज 500। इसको 71% करो, 355 आया। 7,100 तुम्हारी मार्केट वैल्यू है, KD 5% है। मैं वो टोटल नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। नॉमिनल वैल्यू है हमारी यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, एक का निकला 355। 355 को के बाद जो है वो उसको मार्केट वैल्यू से डिवाइड किया, KD बन गया 5%। सो मेरा यहाँ पे जो KD बन जाता है दैट इज 5%। ठीक है, ये आपने यहाँ पे KD ले लिया। अब आप इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, ये आपका कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है। एंड में आके हम इसको एवरेज करके वैट निकालेंगे। KE की जहां तक बात करें तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले के लिए हमें ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ किस तरह से निकालेंगे सर? सबसे पहले तो ग्रोथ निकालने के लिए हमें क्या डिटरमिन करना है? पहले साल का डिविडेंड है 15.5 नॉट 31। ठीक है, स्प्लिट की वजह से ये मैं यहाँ पे एक जगह मेंशन कर दूं, 31 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15.5 डिविडेंड फॉर W6 ड्यू टू स्प्लिट। ठीक है, ये स्प्लिट की वजह से सूरत हाल है। तो अगर हम यहाँ पे ग्रोथ निकालने जाते हैं वो कैसे निकालेंगे? 25 is the latest dividend divided by 15.5 is the reference dividend raised to the power 1 upon 5 साल की वैल्यू माइनस 1। ठीक है, ये आपका ग्रोथ का फॉर्मूला है। आप बेसिकली यहाँ पे इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लें। 25 divided by 15.5 raised to the power 1 divided by 5 minus 1. Hence your growth turns out to be 10.03%. आपकी ग्रोथ जो है वो 10.03% बन जाती है। अब यहाँ पे लिखो डी नॉट। डी नॉट कितना है सर? डी नॉट है हमारे पास तकरीबन 25 रुपए। सर ग्रोथ कितनी है? सर ग्रोथ है आपके पास 10%। सर एट द सेम टाइम मार्केट वैल्यू कितनी है? सर मार्केट वैल्यू एक शेयर की है 350। एक्स डिविडेंड लेंगे इसके अंदर, कम डिविडेंड मत ले लेना, 350। अब आप यहाँ पे KE का फॉर्मूला प्लॉट कर दो, सिंपल। डी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G का फैक्टर यानी कि ग्रोथ का फैक्टर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू यानी कि 350 का फैक्टर, और इस पूरे को इसके साथ आपने ऐड करना है ग्रोथ का फैक्टर। ठीक है, ये 17.89 आपकी यहाँ पर परसेंटेज बन जाती है। 17.89 यहाँ पे आपकी परसेंटेज बन जाती है। सही, 17.89 को इस तरह से आप प्लॉट करें यहाँ पे और फिर इधर मल्टीप्लाई करें। हेंस आपका टोटल यहाँ पे कितना बन जाता है? $178.74 ये टोटल बना, और इधर आपका टोटल बना 1318.75। इन दोनों को आप आपस में डिवाइड कर दो, वैक बन जाएगा। हेंस योर वैक इज 178.74 डिवाइडेड बाय 1318.75। ठीक है, ये आपका वैक होना चाहिए। इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। $13.55 is the WACC. अब्दुल लिखते हैं सर हम डायरेक्ट पोस्ट टैक्स KD ले सकते हैं, मैंने वही किया है, आफ्टर टैक्स कर दिया है। स्प्लिट समझा दें नवीद, स्प्लिट बता देता हूँ। ग्रोथ रिपीट कर दूं कैसा है? ये देखो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं सवाल में 15.5, देखो ये कह रहे हैं देयर वाज अ शेयर स्प्लिट ऑफ 2 for 1 इन अर्ली W9। यहाँ पे इस स्टेज पे, यहाँ पे जहाँ एस्टेरिक बना हुआ है ना इधर, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स को डबल कर दिया था। स्प्लिट का मतलब
हर एक शेयर को 2 में तोड़ दिया था, नंबर ऑफ शेयर्स को डबल कर दिया था। अब हमें जो ग्रोथ निकालनी होती है डिविडेंड की, वो पर शेयर निकालनी होती है। लेकिन यहाँ पे एक मेट्रिक चेंज हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स ही बदल गए। पहले एक शेयर के ऊपर 31 रुपए का डिविडेंड मिलता था, वही शेयर 2 में डिवाइड हो गया। तो हमने एप्पल टू एप्पल, लाइक टू लाइक कंपैरिजन करने के लिए, एप्पल टू एप्पल लाइक टू लाइक कंपैरिजन करने के लिए 31 को भी डिवाइड बाय 2 कर दिया, ताकि वैसा ही डिविडेंड नजर आए जैसा हमें आगे के सालों में नजर आ रहा है। या फिर हम इसका ऑल्टरनेट ये कर सकते थे कि हम 25 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, तो भी यही सिनेरियो होता। लेकिन 25 को मल्टीप्लाई बाय 2, 50 रुपए का डिविडेंड तो कभी एक शेयर ने कमाया ही नहीं है ना। एक शेयर ने पहले 31 का डिविडेंड कमाया, अब एक शेयर ने 25 का। लेकिन जो पहले एक शेयर था वो अब उसका आधा हो चुका है, राइट, वो उसका आधा हो चुका है। तो ओवरऑल लेवल पे हमने पुराने वाले को भी आधा ले लिया, ताकि हमें लाइक टू लाइक कंपेरिजन करने में आसानी हो। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आता है? एवरीवन गेट इट? जिन लोगों को नहीं समझ में आया था उनको समझ आ रहा है? ठीक है भाई, चलो ग्रेट हो गया। हेंस आपका ये एग्जिस्टिंग वैक निकल के आ गया 13.55%। ठीक है, 13.55%, दिस इज योर एग्जिस्टिंग वैक। अब जो नया वाला डेट है, इसकी वजह से सूरत हाल क्या होगी? सर इसकी वजह से पहले आपको अनगियरिंग डीगियरिंग ये सब कुछ करना पड़ेगा। न्यू वैक, इसके लिए यहाँ पे एक और चीज आ रही है, न्यू डेट। ये 950 मिलियन है सर, नया वाला डेट। इसका रेट दिया हुआ है इन्होंने 7.042%। ये बैंक लोन है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई पे 1 माइनस 2.29 कर दो, तो ये बन जाता है तुम्हारा 5%। ऊपर भी 5% था, ये भी 5% ही बन गया। ये आ गई इसकी कॉस्ट। सर केडी चेंज हो जाएगा, दिस केडी विल बी चेंज्ड। अब ये केडी वही नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, सही है, ये चेंज हो जाएगा। तो जब हम चेंज केडी निकालेंगे तो ही हम नया वैक यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन के थ्रू चलना होगा। के ऑफ अ गेट कंपनी इज इक्वल्स टू के ऑफ एन अनगेट कंपनी प्लस डेट इंटू 1 माइनस टी अपॉन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय के ऑफ एन अनगेट कंपनी माइनस के डी, सही है। और अभी की गेयरिंग के हिसाब से देखना होगा। तो सर अभी की जो के ऑफ अ गेट कंपनी है वो कितना है? वो 17.89% है। 17.89% इज इक्वल्स टू के ऑफ एन अनगेट कंपनी हमें नहीं पता। डेट कितना है सर? अभी हमें डेट मालूम है 443.75, ये डेट है। 1 माइनस टी कितना है सर? 1 माइनस टी 0.29 का फैक्टर है, तो 1 माइनस 0.29, ठीक है। डिवाइडेड बाय इक्विटी का फैक्टर, इक्विटी इज 875, एंड एट द सेम टाइम इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो के यू से, के यू आपके पास नहीं है, माइनस कर रहे हो के डी से, के डी आपके पास 5% मौजूद है। अब इस पूरे को सॉल्व करके हमें के ई और फिर अनगेट कंपनी पे आना है। वो कैसे आएंगे सर? देखो यहाँ पे जो ये 443 इंटू 1 माइनस 0.29 डिवाइड बाई 875 है, ये पूरा फैक्टर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, के यू से भी होगा और 5% से भी होगा। तो आपके पास दो वैल्यूज निकल के आएंगी। इसमें से एक वैल्यू वहां चली जाएगी, एक वैल्यू यहाँ पे रह के आपस में दोनों वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे, और फिर जो इनके साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करके मुझे के ई ऑफ अनगेट कंपनी बताओ। ये वाला पोर्शन बताओ मुझे, के ई ऑफ एन अनगेट कंपनी का कितना आ रहा है? एलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व होगा ये, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा दूं? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये बिल्कुल ही कैलकुलेट नहीं हो रहा तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा दो। या तो आंसर बता दें, या फिर आपकी खामोशी है तो मैं फिर सारा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देता हूँ। चले सर। 13.16, बाकी लोग कोऑपरेट कर लें भाई, सही कह रहे हैं, 13.16 आ रहा है।
रुको यार, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे 17.89 एज इट इज रहेगा, ठीक है। के ऑफ एन अनगेट कंपनी होगा प्लस 443.75 मल्टीप्लाई बाय 0.71 डिवाइडेड बाय 875, ये बन जाता है 0.36, ये बन जाता है 0.36 पूरा 0.36। ये 0.36 मल्टीप्लाई हो रहा है दो चीजों से, के यू माइनस 5%, ठीक है। तो अभी इक्वेशन क्या बनेगी, 17.89% इज इक्वल्स टू के यू अपनी जगह पे प्लस ये 0.36 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 0.36 के यू माइनस 0.36 इंटू 5% into 5%. This gives you 0.018. ये बन जाता है 1.8%, 1.8%। ये 1.8% या माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। सो 17.89 प्लस 1.8%, this gives you 19.69. 19.69% is equals to 1.36 KEU, 1.36 KEU। अब 1.36 को यहाँ लाके डिवाइड करा दो, 19.69% डिवाइडेड बाय 1.36 KEU, ठीक है। 1.36 से डिवाइड हो गया, तो आपकी KE ऑफ एन अनगेट कंपनी आ जाती है इज इक्वल्स टू 19.69 डिवाइडेड बाय 1.36, 14.47, 14.47%। दिस इज अनगेट कंपनी की KE, 14.47%। इसको चेक कर लो, कहीं पर अगर मुझसे कोई टाइपो हुआ है, कोई एरर हुआ है, तो वो एरर भी हम यहाँ पे ठीक कर लें। हाँ, एक चीज इसके अंदर छोटी सी आप ठीक कर लें, जो याद आया, ये 5% प्री टैक्स पोस्ट टैक्स रेट है। हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में प्री टैक्स की किया करते हैं। 17.04, 7.04 इधर भी आ जाएगा, ठीक है। ये 7.04 जब मल्टीप्लाई होगा 0.36 से 0.36, सो दिस विल बी 2.53 ओवर हियर। यहाँ पे आएगा 2.5344, ठीक है। ये 2.5344 जब वहां पे जाके ऐड होगा, सो दिस विल बिकम 20.43 या 20.42 ले लो राउंड, और फिर इस 20.42 को इधर लाके डिवाइड करो। हमने 5 सामने लिखा हुआ था, 20.42 डिवाइडेड बाय 1.36, ठीक है। सो योर 20.42 डिवाइडेड बाय 1.36 गिव्स यू 15% एग्जैक्ट, 15.01 है, 15 ले लो। अनगेट कंपनी का जो केई बनता है दैट इज 15% या 15.01 एज यू विश। अब इसको यूज करके आपको केई ऑफ अ गेट कंपनी निकालनी है। नाउ केई ऑफ अ गेट कंपनी इज इक्वल्स टू 15.01% प्लस, अब आपका जो न्यू डेट है वो दोनों को ऐड करके है, वो कितना है जी, इन दोनों को ऐड करो, 139375, 1393.75 into 1 minus 0.29, ठीक है, divided by equity that is 875 multiplied by KE of an ungated company which is 15.01, ठीक है, minus 7.04, क्योंकि प्री टैक्स केडी है दोनों का, ठीक है। इससे आपका KE of a गेट कंपनी निकल आएगा। हेंस इसको हम टोटल कर लेते हैं सर, 15.01%, ठीक है, प्लस 1393.75 multiplied by divided by 875 multiplied by minus 7.04.
24.02, 24.02%, 24.02%। हमने न्यू केडी नहीं लिया है। यहाँ पर एक सवाल आया है, हमने न्यू केडी लिया किस तरीके से? देखो ये 5% को मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इसको प्री टैक्स पे ले गया। पुराना ले लो या नया ले लो एक ही बात है, मैं इसको प्री टैक्स पे ले गया हूँ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 71% को 1 - t के हिसाब से। तो इसको डिवाइड बाय 71 × 100 करो, कितना बन जाएगा? 7.04 बन जाएगा। केडी सेम है, नए डेट पुराने डेट दोनों की केडी सेम है, 7.04 ही आ रहा है दोनों। समझ आया? इस फॉर्मूले में ये जो एमएम थ्योरी का फॉर्मूला है, इसके अंदर बेसिकली आप प्री टैक्स केडी यूज करते हैं, पोस्ट टैक्स केडी नहीं यूज करते। पोस्ट टैक्स तो आप वैक कैलकुलेट करते वक्त करते हैं केडी को। एमएम थ्योरी के फॉर्मूले में प्री टैक्स यूज किया जाता है। ये मुझे याद आ गया था, ठीक कर दिया। वरना फ्रंट पे जो 5% लिखा हुआ है, दिस इज पोस्ट टैक्स। अब्दुल तुम कैलकुलेट करके देख लो ना, जब दोनों का पोस्ट टैक्स 5% है। नहीं, मैंने उसमें ठीक कर दिया है, इसमें भी ठीक कर दिया, ऊपर भी ठीक कर दिया है। दोनों में 7.04 है, एक में 5 और एक में 7.04 नहीं है, दोनों में 7.04, दोनों में 7.04। डू वी गेट इट? सारे लोगों को समझ आ गया? मुदस्सिर कहते हैं सर अनगेयर और रीगेयर क्यों करेंगे? हिंट क्या है भाई? काम ही ये करना है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका फाइनेंशियल रिस्क चेंज होगा तो आपकी केई चेंज हो जाएगी। तब आप नया वैक निकालते वक्त तो केई नहीं ऑप्ट कर सकते ना। जो आप बैलेंस शीट देख रहे हो अब्दुल, बैलेंस शीट इज कूपन रेट, दैट्स नॉट केडी। कूपन रेट और केडी में फर्क होता है। थोड़ा सा बीएफडी की तरफ जाओ, याद आएगा। हमने 5% कूपन रेट अप्लाई किया है, लेकिन आप उसकी मार्केट वैल्यू देखें, नॉमिनल वैल्यू से सिग्निफिकेंटली कम है। मार्केट रेट अलग है, कूपन रेट अलग है, याद आया? 5% कूपन रेट अप्लाई किया है हमने। मुदस्सिर क्लियर होता है? जितने लोगों ने भी सवाल किए थे मैं सबसे पूछ रहा हूँ, एक दफा यस लिख दो कि आइडिया हो जाएगा। फातिमा आपने भी यही सवाल किया था, इज इट क्लियर विद यू नाउ? सेम विद मारिया खान। ठीक है, सही हो गया। एमएम थ्योरी के इस फॉर्मूले में हम प्री टैक्स यूज करते हैं, एंड एट द सेम टाइम बैलेंस शीट में जो 5% लिखा है दैट्स कूपन रेट, दैट्स नॉट केडी। केडी इज बेसिकली 5% पोस्ट टैक्स। उसको प्री टैक्स करने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ इवेंचुअली इस तरह से किया है। अगर टीएफसी का इसने मुझे सब बताया हुआ होता कि कब कहाँ पे किस तरह से हो रहा है, तो मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंस भी बताया था। अभी डिफरेंस ये है कि जो आप इंटरेस्ट इसके ऊपर दे रहे हैं वो मार्केट से बाहर कम है, तभी मार्केट वैल्यू कम आ रही है। ठीक है, कि आपका केडी निकला है, which is 24.02%. Now this 24.02% is your new KE, cost of equity, 24.02%. या अब हमने इसको पूरे को चेंज कर दिया है। So now a new WACC will be 232.36 divided by 1318.75। ठीक है, अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दें। Your new WACC is 17.62। तो ये अब कह रहे हैं सर रीगेयर भी ओल्ड केडी पर होगा। भाई रीगेयर हो या अनगेयर हो, वो हमेशा प्री टैक्स केडी पर होगा, और इसके इसमें दोनों का केडी सेम है। प्री टैक्स 7.04 है, पोस्ट टैक्स 5% है। तो ओल्ड या न्यू की बात ही नहीं है, दोनों जो है वो सेम है। मुदस्सिर बिल्कुल आप पढ़ लें, मैं 7 बजे तक ऑफ करूंगा। नया वैक है 17.62। 10 मिनट की एंड में रिकॉर्डिंग देख लेना, पढ़ लो जाकर बस। 17.62। ठीक है, एक दफा भाई सारे लोग मुझे ये बता दें समझ में आ गया है कैसे वैक कैलकुलेट किया है? टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला सही नहीं है? अरे हाँ, ये दो दो उसके अंदर ऐड हुआ है, ठीक है, फिर ये भी सही नहीं होगा।
279.86 है, 279.86 divided by 2268.1.75, 2268.75, this divided by this 12.34%, ठीक है 12.34। आपका केडी एक्चुअली, अगर आप एक्चुअली देखें ना, केडी रिड्यूस हो गया है 13.5 से 12.25 के आसपास आ गया। सर बैंक लोन के लिए केडी वो वाला रेट नहीं लेना चाहिए था जो इन्फो में दिया हुआ था, दैट इज 7%। अरे मियाँ वही लिया है, ये देखो वासिफ वही लिया है, ये देखो 7.042 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी, इसको 1 माइनस टी किया है मैंने। शदीद जरूरत है तुम लोगों को रिवीजन की बीएफडी की, मैंने फॉर्मूला बुक भी दी, 2 हफ्ते का टाइम हो गया, पहली क्लास को है, पहली क्लास में मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत स्किम करके आना, सही है। ये 1 माइनस टी वाला फैक्टर हो गया। आपका न्यू वैक इज 12.34, पुराना इज 30 मार्क्स की कैलकुलेशन आती है, सो इट्स बेटर दैट वी रिवाइज दीज थिंग्स राइट नाउ, ताकि हमें थोड़ा सा पेपर करते हुए याद है। अगर मैं बीएफडी पढ़ाने बैठ गया फ्रॉम कोर कॉन्सेप्ट तो मैं क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा तुम्हें एमएस 2 का। 13.55 का आपका वैक पुराना था, 12.34 हो गया आप, ठीक है। न्यू वैक इज रिड्यूस्ड as compared to the existing WACC। रिक्वायरमेंट में इन्होंने हमसे क्या पूछा था, calculate the weighted average cost of capital now and after the proposed increase in borrowing, explain the assumptions implicit in calculating the impact of the borrowing on the WACC। assumptions सारी वही हैं जो हम एमएम थ्योरी में यूज करते हैं, ठीक है। assumptions हमारी सारी वही होंगी जो हम एमएम थ्योरी में बहरहाल इस्तेमाल करते हैं। एमएम थ्योरी वाली assumption थी सारी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रही होंगी। तो एमएम थ्योरी में क्या अज्यूम किया जाता है कि भाई जो एडिशनल बोरोइंग है वो ओवरऑल लेवल पे वैक को रिड्यूस करेगा ड्यू टू द टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। एमएम थ्योरी में पहला assumption होता है ओवरऑल वैक विल इंक्रीज with the increase of debt if debt remains cheaper source of finance, ठीक है पहली बात। दूसरा हमने यहाँ पे ये अज्यूम किया एट द सेम टाइम KE will proportionately increase with the increase of debt, ठीक है। दूसरा हमने ये अज्यूम किया। तीसरा हमने बहरहाल ये अज्यूम किया है कि जो शेयर प्राइस है वो इस इशू ऑफ डेट से अनअफेक्टेड रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी KE के अंदर बहरहाल इंक्रीज आ चुका है। सिंस इंक्रीज्ड KE is compensated through shareholder expectations, share price will not be affected। यानी ऐसे समझो कि जब और डेट लिया जाएगा तो शेयर होल्डर मजीद रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखेगा और उसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को देखा जाए तो वो 15% 17% से 17.89% से चला जाएगा 24 पे। ये जो इंक्रीज आ रहा है ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन ही तो है, कि रिटर्न को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बहरहाल यहाँ पे जो है वो बढ़ जाएगी और ओवरऑल लेवल पे आपकी शेयर प्राइस को अफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अब अगर आप उन्हें 24% रिटर्न नहीं बना के देंगे, अगर आप उन्हें 24% रिटर्न नहीं बना के देंगे तो वो 24% रिटर्न ना बनाने के एवज लोग आपके शेयर को इतना पसंद नहीं करेंगे और ओवरऑल लेवल पे आपकी शेयर प्राइस डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। नवीद कह रहे हैं हाँ वैक तो कम हुआ है ना, 12.34 हुआ है 13.5 से। वैक इसलिए कम हुआ है क्योंकि आपको चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस मिली है और डेट के ऊपर आपको सारे टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, सही है। जहां मार्केट में आपको 17-18% पे इक्विटी मिलती है, ओ सॉरी इसको डिक्रीज कर देते हैं। सही कह रहे हैं नवीद, कह रहे हैं सर आपने यहाँ इंक्रीज लिख दिया, इसको डिक्रीज लिख देते हैं, बिल्कुल सही, डिक्रीज होगा, सही है। ओवरऑल वैक विल डिक्रीज, सही हो गया। समझ में आती है भाई कैलकुलेशन? अगर कोई चीज नहीं समझ आती यू कैन आस्क अबाउट इट, आप अभी पूछ सकते हैं। ये हमारी assumptions थी जो हमने यहाँ पे क्या, सारे लोग बता दो भाई क्लियर होती है कैलकुलेशन? आगे बढ़ूं पार्ट 3 पे चलें।
एक दफा यस लिख दोगे तो आइडिया हो जाएगा। एवरीवन, फातिमा, अब्दुल, तैयब, मारिया खान, रुबास, मरियम, नवीद, साइम, सलमा, सुनैन, सुनैया एंड वासिफ, ये सारे लोगों से कह रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक हो गया जी, आपकी कैलकुलेशन यहाँ मुकम्मल हो गई। अब आप आ जाएं, recommend a hedging strategy for the regular amounts payable to and receivable। अब जरा यार आपके पास एक सिचुएशन है कि म्यांमार में अब आपकी एक एंटिटी बनने जा रही है जिसको आपने बेशक आउटसोर्स किया हुआ है, और ओवरऑल लेवल पे आपकी जो सिचुएशन है वो इस तरह से बन रही है कि आपके रेगुलर रिसीवेबल्स और पेबल्स अब होंगे। जब आपके रेगुलर रिसीवेबल्स और पेबल्स होंगे तो आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स की बेस पर आप अपने एक्सचेंज रेट्स का जो रिस्क है वो मिटिगेट कर सकें। हम अपने बीएफडी में फॉरेक्स के एरिया में देखते थे कि हमारा इंटरेस्ट रेट का, एक्सचेंज रेट का और प्राइसेस का, इन सारी चीजों का रिस्क है, इन रिस्क को मैनेज किया जाता था। तो हमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ये बताना है कि वो कौन से हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिन इंस्ट्रूमेंट्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल करके ओवरऑल लेवल पे अपने एक्सचेंज रेट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं या उनके रिस्क को जो है वो हेज कर सकते हैं। हाँ भाई, कैन एनीवन कम अप विद दोस नेम्स? दो दो लाइन में हम उनको एक्सप्लेन कर देंगे। फॉरवर्ड, ठीक है, बेहतरीन हो गया। मनी मार्केट, एक्सीलेंट, इसी का मैं इंतजार कर रहा था। मनी मार्केट हेज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट हेज और ऑप्शंस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट हेज और ऑप्शंस। मारिया खान सही कहती हैं सर स्वैप्स भी हो सकता है, बिल्कुल आप स्वैप की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन स्वैप ज्यादातर जो मशहूर है ना प्रोडक्ट वो इंटरेस्ट रेट्स के लिए है, एक्सचेंज रेट्स के लिए नहीं है। वो इंटरेस्ट रेट्स के लिए है, एक्सचेंज रेट के लिए नहीं है। करेंसी स्वैप होता है, अब्दुल कह रहे हैं स्वैप इज फॉर इंटरेस्ट रेट ओनली। करेंसी स्वैप एक चीज होती है, आप करेंसी स्वैप कर सकते हैं, लेकिन करेंसी स्वैप इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। उसके अंदर फिर आपको उस तरह का बंदा ढूंढना पड़ता है, बैंक ढूंढना पड़ता है, चार्जेस होते हैं, बीच में कमीशन एजेंट होता है, सारे मामला होते हैं, तो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है वो एक्सचेंज रेट के लिए। वो इंटरेस्ट रेट के लिए ज्यादा पॉपुलर है। एक्सचेंज रेट के लिए ये चार प्रोडक्ट्स पॉपुलर हैं आपके पास, चार पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। पार्ट सी के लिए लिख रहा हूं, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, मनी मार्केट हेज, ये चार पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इन्हें दो दो लाइन में यहाँ पे हमें बहरहाल जो है वो छोटा छोटा एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना हो। तो यहाँ पे बहरहाल आपका एक और 25 नंबर वाला सवाल जो है वो ओवरऑल लेवल पे मुकम्मल होता है। 25 नंबर का नहीं है, उससे कम का है, 5, 9 एंड 4 बेसिकली, थोड़ा सा उससे कम का सवाल है ये। तो ये बहरहाल विद क्लास टाइमिंग एंडिंग ये ओवरऑल लेवल पे मुकम्मल होता है। और हमने इसकी 3 रिक्वायरमेंट्स को देखा, ठीक है ना। इसके बाद इसका पार्ट सी और डी भी था जिसके बाद ये 25 मार्क्स का बनता था, वो हमने आज कवर नहीं किया। उसमें कुछ इनकम टैक्स वगैरह की कॉम्प्लिकेशंस है, तो इस तरह की चीजें हैं, तो बहरहाल आज हमने नहीं किया। गोइंग फॉरवर्ड अब जो हमारे सवालात होंगे वो अब हम 50 नंबर वाले सवाल की तरफ मूव करेंगे। और तुम लोगों का यार ये क्लैश वाला मसला आ रहा है, MSc 2 के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, वरना मुझे लगानी है एक 2 से 2.5 घंटे की क्लास। वो जो 2.5 घंटे की क्लास होती है ना, वो 2 2.5 घंटे की क्लास इतना लेट्स से मौका प्रोवाइड करती है कि आप ओवरऑल लेवल पे एक 50 नंबर का सवाल जो है वो कर सकते हैं। तो अब एक लेवल अप होगा, 2 सवाल में तुम लोग को 25-25 वाली कैटेगरी के करवाएं। 3 रिक्वायरमेंट्स हमने इसकी आज अभी की हैं, बाकी दूसरी क्वेश्चंस जो है वो और इस तरह के देखेंगे। लेकिन अब 50 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा जो आपने केटर करना है। और थोड़ा सा इस वीक में भी मंडे टू फ्राइडे हमारी कोई भी क्लास नहीं है, तो मंडे टू फ्राइडे जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत रिव्यू करो, रात में 1 घंटा निकालो, आधा घंटा निकालो, पुरानी चीज़ें देख लो, ताकि अब जो 50 नंबर वाला क्वेश्चन हम करें उसमें आपकी पार्टिसिपेशन और बेहतर हो। अभी भी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र, अच्छी पार्टिसिपेशन है, मैं किसी को वो नहीं कह रहा, लेकिन आगे इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और ज़्यादा कह लो कि इम्प्रूव हो जाएगी। सही है ना, और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला। यार नवीद, BFD में सिर्फ उसकी फॉर्मूला बुक देख लो, फॉर्मूला बुक देखोगे तो मैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। फॉर्मूला बुक देख लो, केई, केडी, MM थ्योरी ये तो जरूर देखना है, APV जरूर देखना है, MPV IRR जरूर देखना है, MIRR जरूर देखना है, पेबैक पीरियड जरूर देखना है। लेकिन अब कैपिटल राशनिंग का वो मत कर लेना, जो डबल वेरिएबल वाला कैपिटल राशनिंग होता था ना, ड्यूअल पीरियड, वो मत कर लेना, इस तरह की कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं आती। अब्दुल कहते हैं सर अपेंडिक्स 1 में सेटअप रिपीट कर दें, क्या सेटअप में क्या रिपीट कर दूं? ये वाला, इससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट तो अभी हमने नहीं किया ना, कोई भी रिक्वायरमेंट में इससे रिलेटेड तो नहीं।
बस उन्होंने बताया था कि हाँ 75% प्रोडक्ट वैल्यू जा रही है, 5 साल का टर्म है, हम 500 मिलियन उनको दे रहे हैं, उसके अलावा खुद हमें भी यहाँ पे कुछ चीजें लगानी है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए। टोटल लोन हमारा मिला के कोई 850 मिलियन 950 मिलियन जा रहा था, 500 मिलियन ये और बाकी 450। नहीं नहीं पूरा नहीं, मैंने नवीद पहली वाली क्लास में, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने पहली वाली क्लास में ये चीज स्पेसिफिकली बताई थी कौन कौन सी चीजें आपने देखनी है। बिल्कुल ये इंटरेस्ट इनकम है अब्दुल, जो वहां के लोग आपको देंगे 3 साल में। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।